स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं थर्मो का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर वर्क डन तक तो ठीक है, बट क्वेश्चन में जब इंप्लीमेंट करता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन है तो समझ नहीं पाते कि कैसे इसको यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन। फिर हम ये सीखेंगे कि रिवर्सिबल वर्क डन अगर होगा तो उसमें वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करना है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे शुरू से हम लोग करते आए हैं कि एक हम लोग लेते हैं सिस्टम। ठीक, ये हमने एक ले लिया सिस्टम और सिस्टम में हमने एक शानदार सा बना दिया पिस्टन। पिस्टन ये रहा हमारा। अब आपको पता है कि पिस्टन पे दो तरीके से फोर्स लग सकता है। एक बाहर में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये इस पे प्रेशर लगाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पी एक्सटर्नल, जो सिस्टम पे बाहर से प्रेशर लगे। और इसके अंदर जो गैसियस प्रेजेंट है ये इसके ऊपर अंदर से प्रेशर लगाती होगी और इसको हम लोग कहेंगे पी इंटरनल। क्लियर है? एक पिस्टन है जो ऊपर से पी एक्सटर्नल सफर कर रहा है और नीचे से कर रहा है पी इंटरनल। ये जो पी इंटरनल है ये गैस लगा रहे हैं। अब मैं इनिशियल कंडीशन आपके सामने लेता हूं कि हमारे पास इनिशियल एक कंडीशन थी, हमारे पास एक कंडीशन इनिशियल कंडीशन थी कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा, पिस्टन इज नॉट मूविंग, पिस्टन इज नॉट मूविंग। पिस्टन अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि जो पी एक्सटर्नल है वो बराबर हो गया है किसके? पी इंटरनल की। ये बातें आपको पता होंगी। ऐसा तब पॉसिबल है जब पी एक्सटर्नल बराबर हो जाए किसके? पी इंटरनल के, है ना। जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर दोनों एक बराबर हो जाएगा तो पिस्टन न ऊपर जाएगा न ही पिस्टन नीचे आएगा। और ऐसा कंडीशन जब भी आप ऑब्जर्व करोगे उस टाइम में वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, विच मीन्स के नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज अगर देखने को नहीं मिल रहा है विच मीन्स के वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। वर्क डन इक्वल टू जीरो। इतनी बातें तो बेसिक हैं जो आपको पता है ओवरऑल कि एक पिस्टन पे ऊपर से पी एक्सटर्नल लग रहा था, नीचे से लग रहा था पी इंटरनल, और पिस्टन अगर मूव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कंडीशन में पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है। और यहाँ पे वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, और बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन भी नहीं होगा, जीरो होगा। इतनी बातें बेसिक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो मैं कहना चाहता हूं कि अब दोबारा से आप एक सिस्टम को एज्यूम करो। ये हमारे पास एक सिस्टम था, ये हमारे पास क्या था? पिस्टन था। हमने कहा कि ऊपर से लग रहा है क्या? पी एक्सटर्नल, नीचे से लग रहा है क्या? पी इंटरनल। ठीक, कंडीशन ये है, केस ये कहता है वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। हमें क्या करने हैं? सिस्टम के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। और वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब को कहा जाए तो वर्क डन किसको करना पड़ेगा? गैस को करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम एंड पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड एंड पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड। इतनी बातें क्लियर है? अपन ये चाह रहे हैं कि हमें इंक्रीज करना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम को इंक्रीज कराने के लिए हमें सिस्टम से काम करवाना पड़ेगा, और पिस्टन को हमें कहां ले जाना पड़ेगा? ऊपर। अब यहां से जज करो, अगर मुझे पिस्टन को ऊपर ले जाने वाला है तो फिर ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पी इंटरनल। तो पी इंटरनल की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी, पी इंटरनल की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमें क्या चाहिए रहेगी? कम चाहिए रहेगी। क्या इतनी बातें क्लियर है कि पिस्टन को अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो वैसे कंडीशन में पी इंटरनल मुझे ज्यादा चाहिए और पी एक्सटर्नल मुझे कम चाहिए, विच मीन्स कि हमें वी हैव टू डिक्रीज द पी एक्सटर्नल। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ पा रही हैं? हमें पिस्टन को क्या करना है, क्योंकि केस हमने क्या लिया कि वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम। हमें कैसे भी करके इस सिस्टम के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो आपके मन में आया कि सर अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कराना है तो पिस्टन को ऊपर ले जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि वर्क डन बाय सिस्टम करवाना पड़ेगा आपको। और वर्क डन बाय सिस्टम कराने के लिए पी इंटरनल जो कि गैस लगा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए पी एक्सटर्नल से। तो हम पी इंटरनल को तो चेंज कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पी एक्सटर्नल को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। पी एक्सटर्नल जैसे ही कम होगा पी इंटरनल की वैल्यू बढ़ जाएगी और पिस्टन कहां चलेगा? ऊपर चलेगा। तो वी हैव टू डिक्रीज द पी एक्सटर्नल। अब यहां से मुझे एक बात बताओ कि पी एक्सटर्नल को डिक्रीज करने के दो कंडीशन, स्लोली डिक्रीज द पी एक्सटर्नल। एक कंडीशन यह है कि पी एक्सटर्नल को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, या फिर एक कंडीशन यह है डिक्रीज इन पी एक्सटर्नल एट large extent
एक्सटेंट। इन दोनों बातों को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट है, अभी दोनों बराबर है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है वो ऊपर रहे और राइट हैंड कहाँ रहे, नीचे रहे, बट मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, ये स्टेबल है, ये पी इंटरनल के जैसा है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बट ये हमारा क्या है, पी एक्सटर्नल है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते बट इसको तो नीचे ले जा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अगर मैं राइट हैंड को नीचे ले जाना स्टार्ट करूं तो ये वाला हैंड ऑटोमेटिक ऊपर दिखने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। अब यहां से आप कह सकते हो कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको डायरेक्ट आप नीचे कर दो, एक स्टेप में ही कंप्लीट, कहां, ऊपर से सीधा नीचे करो, या फिर आप कह सकते हो कि सर इसको स्टेप वाइज मैनर में नीचे करो, पहले थोड़ा नीचे करो, फिर और नीचे करो, फिर और नीचे करो, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए फाइनल नीचे तक ले जाओ। तो दो तरीके से आप कम कर सकते हो, किसको, पी एक्सटर्नल को कम कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल हमें पी एक्सटर्नल कम करने हैं, या तो मैं स्लोली पी एक्सटर्नल को कम करूं, या फिर मैं क्या करूं कि अचानक से पी एक्सटर्नल को बहुत ही लार्ज लेवल पे कम करूं। अब दोनों में होगा क्या, आपको पता है, जब आप धीरे धीरे पी एक्सटर्नल को घटाओगे तो धीरे धीरे पी इंटरनल बढ़ेगा, और वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो स्लोली स्टेप वाइज मैनर में होगा। थोड़ा सा आप पी एक्सटर्नल कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर पी एक्सटर्नल कम करोगे, वॉल्यूम और बढ़ेगा, फिर पी एक्सटर्नल कम करोगे, वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अचानक से अगर आप पी एक्सटर्नल को बहुत लार्ज लेवल पे कम कर दे रहे हो तो फिर क्या होगा पता है, पी इंटरनल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम अचानक से मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारे लिए, अब समझो यहां पे, ये जो कंडीशन हमारे लिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये वाली जो प्रोसेस हमारे लिए, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आसान बात है कि नहीं? बहुत आसान बात है, एकदम क्लीन सिंपल वे में आप समझिए कि हमें सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ाना था, लेकिन मैंने कहा कि पी इंटरनल पे अभी कोई काम नहीं कर सकते, तो पी एक्सटर्नल पे कम कर सकते हैं। वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब है पिस्टन का ऊपर जाना, और पिस्टन तब ऊपर जा सकता है जब पी इंटरनल ज्यादा हो, पी एक्सटर्नल कम हो। तो मैंने कहा कि पी एक्सटर्नल को कम कर दूं, और पी एक्सटर्नल को कम दो तरीके से कर सकते हो, या तो स्लोली कम करो, जब आप स्टेप वाइज मैनर में कम करोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ मूव करोगे, और जब एक ही बार में लार्ज एक्सटेंट पे डिक्रीज कर दोगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ मूव करोगे। क्लियर है? अब हमारा टॉपिक है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को। जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो 4-5 मेन बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। पहले इस बार एक बार आप इसको देख लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल वैसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, है ना। उसके बाद ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, हाइपोथेटिकल है। दूसरा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेरियस स्टेप में इंक्रीज होगा, जिसपे हमने अभी बात की कि धीरे धीरे आप पी एक्सटर्नल को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी स्टेप वाइज मैनर में क्या होगा, चेंज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज इन वेरियस स्टेप, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात हमने ये की कि आफ्टर ईच स्टेप इक्विलिब्रियम अटेन, हर स्टेप के बाद जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, विच मींस के पी एक्सटर्नल बराबर हो जाता है पी इंटरनल के। ये कैसे हो जाता है इसको आगे देखेंगे, बट ये जान लो कि वैसी प्रोसेस जहां पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल यानी कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्रू आउट द प्रोसेस बनी रहती है, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। अच्छा, यहां पे गैस जो काम करेगी वो वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे काम करेगी। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे प्रेशर को कम कर रहे हो लगातार, तो जो पी एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट तो नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है और बार बार चेंज होकर कम होता जा रहा है। तो गैस को काम करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे काम करना पड़ेगा। ये 4-5 बातें आप देख लो, फिर समझते हैं इसको कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। तो चलिए एक सिस्टम बनाते हैं और इस पे बनाएंगे एक शानदार सा पिस्टन। ठीक है, अब यहां से समझो मैं कह रहा हूं कि इस पिस्टन पे अंदर की तरफ से गैस जो है वो पी इंटरनल लगा रहा था जो 5 ATM के बराबर था। ऐसे समझते हैं कि पी इंटरनल कितना लगा रहा था, 5 ATM का लगा रहा था। और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे भालू अरेंज करता हूं। ये हमारे लिए क्या है, ये छोटे छोटे भालू के बच्चे हैं जो हमने इस पे बिठा रखे। देखने में ना लगे भालू के बच्चे अलग बात है, लेकिन है ये भालू के ही बच्चे। आधार कार्ड भी चेक कर सकते हो आप। हाँ बढ़िया, 5 भालू के बच्चे हैं, 5 टेडी हमारे पास। और मैं ये कहूंगा कि ये पांचों टेडी जो हैं, हर टेडी अपने आप में 1 ATM का प्रेशर ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा है। तो ऊपर से जो नीचे प्रेशर लग रहा होगा पी एक्सटर्नल, ये भी कितना का लग रहा है, 5 ATM का, जिससे आप रिलेट कर लो कि हर टेडी जो है वो 1 ATM का प्रेशर लगा रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या जमेगा, इनिशियली
वही सेम बात, पी एक्सटर्नल बराबर है किसके, पी इंटरनल के, विच मीन्स के 5 एटीएम के, और ऐसे में पिस्टन कहीं नहीं जा रहा, पिस्टन अपनी जगह स्टेबल है। अब रिवर्सिबल को समझने से पहले इरिवर्सिबल समझ लो। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी पिस्टन रुका है, बट मैं क्या करूं कि एक साथ पांचों के पांच वालों के बच्चों को उठा के जंगल में छोड़ रहा हूं, तो ऊपर का जो पी एक्सटर्नल है 5 एटीएम का, वो तो एक बार में खत्म हो जाएगा ना। मैं एक साथ पांचों को पकड़ के जंगल छोड़ रहा हूं, विच मीन्स के ऊपर से पी एक्सटर्नल लगाने वाला कौन था, ये पांचों वालों का बच्चा सीधा गायब हो गया। अब ऐसे में पी एक्सटर्नल अचानक से बहुत कम हुआ है और पी इंटरनल अचानक से बढ़ गया है, तो पिस्टन सीधा भागेगा ऊपर, बीच में कहीं स्टॉप नहीं, और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाकर रुकेगा। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हमें जंगल तो छोड़ना है, लेकिन एक एक करके, जिससे भालू के बच्चों को तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले क्या करो, स्टेप वन, अरे भाई आराम से, रिमूव 1 टेडी, एक टेडी को आप हटाओ। अच्छा, जब एक टेडी को आप हटाओगे तो पी एक्सटर्नल डिक्रीज बाय 1 एटीएम, पी एक्सटर्नल डिक्रीज बाय 1 एटीएम। तो कंडीशन अब क्या बनेगी, पी इंटरनल जो है, जो कि 5 एटीएम का था, वो अब ज्यादा लगने लगेगा किससे, पी एक्सटर्नल से, जो कि कितने एटीएम का है, 4 एटीएम का है। क्योंकि एक टेडी को आपने हटाया तो 5 की वजह से आ रहा था, एक गया तो अपने साथ एक एटीएम को लेके चल दिया, तो ऊपर में 4 बचे, तो 4 एटीएम। अब यहां से कंडीशन बताओ, अब बोलोगे कि सर ऐसा है कि पी इंटरनल 5 एटीएम है, पी एक्सटर्नल 4 एटीएम है, तो पिस्टन धीरे 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 कहां चलना स्टार्ट करेगा, ऊपर, विच मीन्स पिस्टन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। पिस्टन कहां मूव करेगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, पिस्टन के ऊपर जाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम अचानक से तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस ग्रेजुअली, वॉल्यूम इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस स्टेप को एक बार ध्यान दो। इनिशियली पी एक्सटर्नल बराबर है किसके, पी इंटरनल के 5 एटीएम के, एक टेडी को हमने हटाया, विच मीन्स के एक एटीएम के प्रेशर को हमने बाहर से कम किया, तो ऐसे में पी इंटरनल 5 एटीएम का अभी भी है, बट पी एक्सटर्नल घट के 4 एटीएम पे आया, और ऐसे में ये एक एटीएम से ज्यादा है, तो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराएगा, और जो आपका वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब यहां से एक याद करो, जो अभी मैंने इस पीछे एक बात की थी कि हर स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इसको समझो। यहां पे क्या होता है, एक चीज जो आप पढ़े होगे, शायद आप पढ़ कर आए हो, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, विच मीन्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली होता है प्रेशर का, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली। और चूंकि पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसका है, प्रेशर का इनवर्सली है। विच मीन्स के मैं कहूं कि अगर इस टाइम पे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसा होता है कि नहीं, जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वहां पे प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब यहां समझना स्टार्ट करो, शुरू में अंदर का प्रेशर कितना था, 5 एटीएम, लेकिन जब इसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे इसका प्रेशर भी कमता जाएगा कि नहीं, और एक समय ऐसा आएगा जब वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि इसका प्रेशर 5 एटीएम से घट के कितना पहुंच जाए, 4 एटीएम के बराबर पहुंच जाए। और जैसे ही इसका 5 एटीएम से घट के 4 पे पहुंचेगा तो बाहर का भी कितना था, 4 था, 4 और 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम अटेन व्हेन P internal becomes इक्वल टू P एक्सटर्नल। और ये P इंटरनल कम कैसे हुआ, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से। बॉयल्स लॉ याद रखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट किया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली का रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और धीरे धीरे वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि प्रेशर को 5 से घटा के कहाँ ले आएगा, 4 एटीएम पे। और जैसे ही P इंटरनल गिर के 4 पे आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, और ऐसे में पिस्टन एक बार फिर से रुक जाएगा। एक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार सेम प्रोसेस। अब नीचे से भी 4 एटीएम लगेगा, ऊपर से भी 4 एटीएम लग रहा होगा, फिर आप एक भालू के बच्चों को पकड़ के जंगल छोड़ के आओगे, तो नीचे से कितना, 4, ऊपर से कितने बचेंगे, सिर्फ 3 एटीएम। तो विच मीन्स के अगेन P इंटरनल बढ़ेगा और पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, वॉल्यूम दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करेगा, प्रेशर एक बार फिर से घटना स्टार्ट करेगा, फिर 3 और 3 एटीएम बराबर हो जाएंगे, अगेन इक्विलिब्रियम अटेन होगा, फिर दोबारा से आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, एक और भालू के बच्चों को जंगल छोड़ के आओगे। और इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि भालू के बच्चों को नुकसान ना होना चाहिए, है ना, प्रेम पूर्वक जंगल छोड़
छोड़ के आना है। इतनी बातें क्लियर है क्या? अब यहां से इसके वर्क डन के कैलकुलेशन पे बात करते हैं। देखो वर्क डन का कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपने ये बात पर रखी है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहां पे सोचो, आप तो बहुत छोटा छोटा चेंज करा रहे हो। चेंज कैसे करा रहे हो? बहुत छोटा। तो यहां पे डेल्टा वी ना रख के आप क्या रखो? डीवी। क्या रखो? डीवी। और ये डब्ल्यू हमारा कैसा है? रिवर्सिबल है, तो इसको आप लिख लो डब्ल्यू रिवर्सिबल, यानी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इतनी बातें लिख ली है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर पढ़े होगे, अगर आप छोटे छोटे चेंज के थ्रू फाइनल चेंज तक बढ़ते हो तो आपको इंटीग्रेट कराना पड़ता है ना। तो शुरू में हमारा वॉल्यूम रहा होगा V1, फाइनल वॉल्यूम हो गया होगा V2, और V1 से V2 तक जाने में आपने बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम के चेंज किए हैं। तो फिर ऐसा करने के लिए आपको V1 से V2 तक क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके कहां तक? V2 तक। क्या ये बात क्लियर है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हमारा फॉर्मूला होता था, डेल्टा वी की जगह पे हमने डीवी रखा है स्मॉल चेंज के लिए, और V1 से V2 तक इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने छोटे छोटे चेंज किए हैं। यहां तक बातें क्लियर है। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे चलो। क्या आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है? आइडियल गैस इक्वेशन याद है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से पी की वैल्यू में एनआरटी बाई वी लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां से प्रेशर की वैल्यू एनआरटी अपन क्या होगा? वी होगा। इस पी एक्सटर्नल के लिए अब वैल्यू पुट करो एनआरटी बाई वी, तो यहां से आपका फिर फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू निगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल की जगह पे क्या डाल दो? एनआरटी अपॉन वी, और यहां पे क्या रहेगा? डीवी। इंटीग्रेट कहां से करना है? V1 से लेके V2 तक। अब कांस्टेंट वैल्यू का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट नहीं है वो है dv और v, तो ये दोनों अंदर रह जाएंगे, ये कहां आएगा? बाहर आएगा। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि डब्ल्यू आर लिख रहे हैं सिर्फ, समझ जाइए आप, माइनस एन आर टी, तो बाहर आ गए। क्लियर है? और अंदर में क्या रह गया? dv अपॉन v। कहां से? V1 से लेके V2 तक। अब एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी dx बाई x का इंटीग्रेशन करना रहे, क्या करना रहे? इंटीग्रेशन करना रहे, तो इसके लिए आप ln x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ln x लिख सकते हो। इंटीग्रेशन dv बाई v है, तो इसका आप लिखोगे ln v। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी। इसकी जगह पे क्या लिखोगे? ln v। कहां से? V1 से लेके V2 तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब अगेन आप एक बार क्या करो? डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 माइनस एल एन V1। अगेन एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी भी एल एन ए माइनस एल एन बी हो तो आप इसको एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हो। क्लियर है? एल एन ए माइनस एल एन बी हो तो आप क्या लिखोगे? एल एन ए बाई बी। तो यहां से फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और चीज याद रखो, यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा एल एन एक्स इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग एक्स, माइनस नहीं, ln x इक्वल टू 2.303 लॉग x। अगर इस वैल्यू को यहां पे पुट करना चाहो तो डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग v2 अपॉन v1 बनेगा। क्लियर है? एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। पूरे के पूरे फॉर्मूले को एक बार दोबारा से समझो। हमने डब्ल्यू रिवर्सिबल निकालना था, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर्मूला वही है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो कि स्मॉल चेंज किए हैं तो डीवी। छोटे छोटे चेंज से फाइनल चेंज की तरफ गए हैं तो इंटीग्रेट कर दो V1 से कहां तक? V2 तक कर दो। अब यहाँ पे पी एक्सटर्नल के लिए हम लोग निकालते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी का एक फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? एनआरटी अपॉन वी। इतनी बातें क्लियर है? अब यहां से एक चीज समझिए आप कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो भी है उसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। तो कांस्टेंट हमारे लिए कौन है? एन, आर और टी। एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेंपरेचर भी कांस्टेंट रहेगा। इसको बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन में कौन बच जाएगा? डीवी बाई वी, V1 से लेके कहां तक? V2 तक। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। तो dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln v होगा। कहां से? V1 से लेके V2 तक। अब यहां से एक बार आप अपर लिमिट डालोगे
डालोगे, फिर एक बार क्या डालोगे, लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन बनेगा। अब फॉर्मूला याद रखो, एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ए अपॉन बी होता है, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन का फॉर्मूला बनेगा एल एन वी टू बाई वी वन, तो डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये भी एक फॉर्मूला है, ये एक हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अगर एल एन के टर्म में आपको सॉल्व करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लॉग के टर्म में, क्योंकि ज्यादा आसान होता है, लॉग की वैल्यू हम लोग पढ़े होते हैं, तो लॉग के टर्म में इसको सॉल्व करना आसान है। और लॉग में कन्वर्ट करने के लिए याद रखेंगे एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स याद रखेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एल एन की जगह पे क्या पुट करना है, 2.303 लॉग एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। अच्छा, अब यहां से एक और चीज याद रखो, सम टाइम वॉल्यूम के टर्म में ना देके किसके टर्म में देता है, प्रेशर के टर्म में देता है। किसके टर्म में देगा, प्रेशर के टर्म में देगा। क्या आपको ये बातें क्लियर है? देखो अभी हमने बात की थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इनवर्सली होता है किसका, प्रेशर का, विच मीन्स कि आप कह सकते हो पी वी इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां से निकलेगा पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, क्या ये सही बात है? कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेशन क्या बनता है, पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन। तो डब्ल्यू आर का जब आप फॉर्मूला लिख रहे थे, तो डब्ल्यू आर के लिए आप लिख सकते हो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखोगे, V2 अपॉन V1, लेकिन सेम चीज को प्रेशर के टर्म में अगर आप लेकर आओगे तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा WR इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग P1 अपॉन P2। ठीक, उसका इनवर्स बनेगा लॉग P1 अपॉन P2। ये बातें आप याद रखेंगे। अगर वॉल्यूम है तो V2 अपॉन V1 और प्रेशर है तो P1 अपॉन P2। तो इसमें सिर्फ 3 से 4 बातें, पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर आप सोचो तो कुछ नहीं है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल मैंने कहा कि अगर आप स्टेप वाइज मैनर में P एक्सटर्नल को चेंज करते हो तो वॉल्यूम स्लोली इंक्रीज करेगा और इनफाइनाइट स्टेप में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ऐसा इनफाइनाइट स्टेप का कुछ हाइपोथेटिकल ही होगा, लॉजिकल तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि रिवर्सिबल एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। और चूंकि आप P एक्सटर्नल को लगातार चेंज कर रहे हो तो P एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो गैस को काम करना पड़ेगा एक वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में, और हर स्टेप के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगी, तो क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस भी होगा। क्लियर है? और उसके फॉर्मूले आपको जो बनेंगे वो फॉर्मूला यही है। एक और आप एलएन के टर्म में भी लिखना चाहते हो तो एलएन के टर्म में क्या लिखोगे, डब्ल्यू आर इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, या अगेन डब्ल्यू आर इक्वल टू माइनस एन आर टी माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। जहां V2 अपॉन V1 है उसकी जगह पे पुट करना है P1 अपॉन P2। तो होप सो कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। आप कोई सा भी सवाल सॉल्व करके देख लो, नीट और जेईई का क्वेश्चन लगाओ, और कोशिश करता हूं कि मैं इस पे जो है ना नीट और जेईई के जितने क्वेश्चन है मैं उसको जल्दी आपको करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि ये कन्फ्यूजन है। बाकी ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।